Good morning, students. In our last class, we have discussed the process of respiration, right? In that, we have discussed till the ATP. ATP basically हम कह सकते हैं एक एनर्जी का रिसोर्स होता है, एक एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जब भी हमारी बॉडी में कोई एक्टिविटी होती है तो वो एनर्जी देने का काम ATP करता है, राइट? Till here we have studied. Now, since the aerobic respiration pathway depends on the oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. हमने पढ़ा था दो टाइप के रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए एनिमल्स को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वो सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन को इनटेक करें, राइट? अगर वो जो ऑक्सीजन का अमाउंट अगर कम हुआ तो वो प्रोसेस ठीक से कैरी आउट नहीं हो पाती है, और उस केस में हमको सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाती है, राइट? वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमाटा and the large intercellular spaces ensure that the cells are in contact with air. हमको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो गैसेस का एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू करते हैं. जो लीव्स होती हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और इन्हीं पोर्स के थ्रू, इन्हीं छेद के थ्रू जो गैसेस है उनका एक्सचेंज होता है, राइट? एंड द इंटरसेल्युलर स्पेसेस मस्ट इंश्योर दैट द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर. और ये जो सेल्स हैं वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हियर. जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से एक्सचेंज होती है, राइट? मतलब कि जो छोटे छोटे वो छेद हैं, जो पोर्स हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर. वो सेल्स के अंदर भी जा सकती हैं, सेल से बाहर भी जा सकती हैं एयर में, इसी स्टोमाटा के थ्रू. The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirement of the plants. और जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब कि ऑक्सीजन प्लांट बाहर से अंदर जाएगी या अंदर से बाहर जाएगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? एनवायरमेंटल कंडीशंस पर, और दूसरा डिपेंड करता है प्लांट की नीड पर, राइट? एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 elimination is the major exchange activity going on. नाइट के समय जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और जब सनलाइट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उस समय पर होना पॉसिबल नहीं है, राइट? तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है नाइट टाइम में, उस समय जो प्लांट्स हैं उनका मेन टास्क होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना, राइट? ड्यूरिंग द डे, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस. डे के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो जाती है, लेकिन रात के समय ऐसा नहीं होता है. रात के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको उनको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा. हेंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ आ जाती है, लेकिन रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है. इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम. और डे टाइम में ऑक्सीजन को रिलीज़ करना उनका मेजर टास्क होता है, और नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना उनका मेजर टास्क होता है, राइट? एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. एनिमल्स की बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए.
मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना, इसके लिए उनकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो कि ये काम करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में है उसको डायरेक्टली ब्रीद इन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, उन एनिमल्स को जो वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है वो उसी ऑक्सीजन को इनटेक कर पाते हैं, और जो बाहरी ऑक्सीजन है उसको वो इनटेक नहीं कर पाते हैं, राइट। टेरेस्ट्रियल एनिमल तो इजीली ऑक्सीजन को इनटेक कर लेंगे, लेकिन अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, उन एनिमल्स के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑक्सीजन को इनटेक करना, और वो केवल उसी ऑक्सीजन को इनटेक कर पाते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल रहती है, राइट। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं और इस तरीके से वो अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, राइट। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। और ऑब्वियस ही बात है, जितनी एयर वाटर में है उसके कंपैरिजन में जितनी ऑक्सीजन एयर में है उसके कंपैरिजन में जितनी ऑक्सीजन वाटर में है वो बहुत कम है, राइट। मतलब वाटर में जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर। और इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। Fishes take in water through their mouth and forces it past the gills, where the dissolved oxygen is taken up by the blood। जो फिशेस होती हैं वो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको अपने माउथ के थ्रू इनटेक करती हैं, राइट। ऑब्वियसली बात है, उनकी नोज़ तो होती नहीं है, तो वो माउथ से ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं, और उसके बाद वो जो ऑक्सीजन है वो गिल्स में जाता है। जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं वैसे फिशेस की बॉडी में गिल्स होते हैं, राइट। तो गिल्स में वो ऑक्सीजन जाती है और वहाँ पर वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा टेकअप कर ली जाती है। मतलब जो ब्लड है वो उस ऑक्सीजन को टेकअप कर लेता है एंड इट यूज्ड इट फॉर इट्स, और जो ब्लड है वो उसको टेकअप करके जो दूसरे सेल्स हैं बॉडी के, उन सभी सेल्स तक वो उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब तक ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज द सेल वुड डाई, राइट। हमको पता है कि हमारी बॉडी का हर एक सेल भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है, उस तक भी ऑक्सीजन पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रहती है। दिस ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। और ये जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग ऑर्गन्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। मतलब हमारी, चाहे हम बात करें ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की, और हम सभी की बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो वैसे ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए भी हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो इस टास्क को परफॉर्म करते हैं, राइट। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव स्ट्रक्चर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। और ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब अगर वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब हमारे लंग्स जो होते हैं, जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जाती है तो वो एक्सपांड हो जाते हैं, और जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करनी होती है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, राइट। और उसी तरीके से जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं हर एक एनिमल की बॉडी में।
Since exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. Since ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो इसी सरफेस से होना चाहिए, इसलिए ये जो सरफेस है वो बहुत फाइन होती है और बहुत डेलिकेट होती है, मतलब बहुत नाजुक होती है. In order to protect this surface, it is usually placed within the body. और इसको ऑब्वियसली जब ये बहुत डेलिकेट होती है तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हमारी बॉडी के ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, राइट. सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, और ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे. और दूसरी चीज़, इस तक प्रॉपरली एयर जा पाए इसके लिए पैसेजेस बने होते हैं. सिंस ये हमारी बॉडी के अंदर है तो इस तक एयर जाना भी बहुत ज़रूरी है, राइट, तभी ऑक्सीजन की प्रोसेस हो पाएगी. तो इस तक एयर कैसे जाती है, इस तक एयर जाने के लिए पैसेजेस बने होते हैं, और उन पैसेजेस के थ्रू जो एयर है वो इन तक जाती है. इन एडिशन देयर इज़ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड. ऑल्सो अब जो ऑक्सीजन तो अंदर आ गई, ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी जाना है, राइट. तो इन पैसेजेस में प्रॉपर एरियाज़ होते हैं कि कहाँ से ऑक्सीजन अंदर आएगी और कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी. मतलब एयर के मूवमेंट के लिए जो एरियाज़ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर अलॉटेड होते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, राइट. इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर जाती है. मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर को इनटेक करते हैं. द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज. हमारी नॉस्ट्रिल्स में जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स क्या काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को बाहर ही रोकने का काम करते हैं, और जो एयर है वो फिल्टर होकर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, राइट. एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो अगर हमारी बॉडी में गए तो दे वुड हार्म आवर बॉडी. इसलिए हमारे जो नॉस्ट्रिल के हेयर्स होते हैं वो हेयर्स डस्ट पार्टिकल्स को और अनवांटेड सब्सटेंस को रोकने का काम करते हैं, और केवल जो एयर है वो ही हमारी बॉडी तक जा पाए इस चीज़ का ध्यान रखते हैं. अनवांटेड सब्सटेंस हमारी बॉडी में ना जा पाए उस चीज़ को वो कंट्रोल करते हैं. द पैसेज इज़ ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस. और हेयर्स के साथ साथ हमारी नॉस्ट्रिल्स में एक लिक्विड होता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, राइट. ये म्यूकस भी ये काम करता है कि जो एयर है वो फिल्टर होकर हमारी बॉडी के अंदर जाए और अनवांटेड सब्सटेंस जो हैं वो बाहर ही रह जाएं. फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स. और यहाँ से जो एयर है वो हमारे थ्रोट तक जाती है, हमारे गले तक जाती है, और उसके बाद हमारे लंग्स में जाती है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. और थ्रोट के अंदर कार्टिलेजेस की रिंग होती है. कार्टिलेज बेसिकली कार्टिलेजेस की जो रिंग्स होती हैं हमारी थ्रोट में, दिस एंश्योर्स दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स. और ये इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना हो जाए, मतलब वो बंद ना हो जाए, और गैसेस का एक्सचेंज जो है वो प्रॉपरली चलता रहे, राइट. अगर हम बात करें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हियर इन दिस फिगर यू कैन सी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ हम माउथ और नोज़ के थ्रू एयर को इनटेक कर सकते हैं, और ये जो एयर हमने इनटेक की वो यहाँ से होते हुए, जिसको कि हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया से होते हुए वो हमारे लंग्स तक जाती है, और लंग्स में जो एयर है उसका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है वो इसी पैसेज के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है, राइट. और ये सारी प्रोसेस बहुत फास्ट होती है. अब इसमें हर एक यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी, और हर एक ऑर्गन का क्या काम होता है, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन डिटेल. Within the lungs, the passage divides into two and smaller tubes which finally terminate in a balloon-like structure which are called alveoli. लंग्स के अंदर जो पैसेज है वो अगेन छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, विच फाइनली टर्मिनेट इन अ बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोली. लंग्स के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और इनका जो एंड होता है उसको बोला जाता है एल्वियोली सेक. राइट, यहाँ पे एल्वियोलर सेक ये है और ये जो ट्यूब्स का एंड जो होता है उसको बोला जाता है एल्वियोली. The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place. जो alveoli है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज जो है वो हो पाए प्रॉपरली, मतलब ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का गोइंग आउट हो पाए इजीली. वो सरफेस कौन प्रोवाइड करता है? एल्वियोली. द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. और जो एल्वियोली की वॉल्स होती हैं उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो बेसिकली ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं. राइट, एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीद इन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम्स. जब हम ब्रीद इन करते हैं तो बेसिकली हमारे जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, लिफ्ट अप हो जाते हैं, और जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है. ये चीज़ आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, दिस इज़ द डायफ्राम, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, मतलब इट लुक्स लाइक क्वाइट लाइक दिस. और हमारे जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं. राइट, ये जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं. जो हड्डियाँ आपको दिख रही हैं उसको हम रिब्स बोलते हैं, और ये जो हड्डियाँ हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती है जब हम ब्रीद इन करते हैं. राइट, जब हम सांस अंदर लेते हैं. एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट. और इसके कारण जो चेस्ट कैविटी है वो ऑब्वियसली क्या हो जाती है? लार्जर हो जाती है. बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स एंड फिल द एक्सपांडेड एल्वियोली. और इसके कारण हमारे लंग्स में जो एयर है वो सक हो जाती है, मतलब हमारे लंग्स के अंदर एयर चली जाती है जो कि एल्वियोली में फिल हो जाती है. हमारी लंग्स के अंदर एल्वियोली है और वो जो एयर है वो एल्वियोली में पहुंच जाती है. द ब्लड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोली. और जो ब्लड है हमारी बॉडी से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है वो द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर द रिलीज इनटू द एल्वियोली. हम ऑब्वियसली हमारी सेल्स जो हैं उन सभी सेल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और सभी सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज़ करते हैं. राइट, तो हमारे बॉडी के सारे सेल से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ होता है वो इस एल्वियोली तक आ जाता है. And the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the blood. हमारी पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोली तक आ गया और जो फ्रेश एयर है वो एल्वियोली से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाती है. राइट, मतलब बेसिकली एल्वियोली से ही ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो हो रहा है, ऑक्सीजन का पूरी बॉडी में जाना और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का आना. ये दोनों काम किससे हो रहे हैं? एल्वियोली की हेल्प से. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन द एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. जो लंग्स हैं वो ऑब्वियसली एक अमाउंट ऑफ एयर को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अगर उससे ज़्यादा एयर हुई तो वो उस एयर को होल्ड नहीं कर पाएंगे. राइट, जो लंग्स हैं वो उस एयर को होल्ड नहीं कर पाएंगे और वो केवल कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही उस एयर को होल्ड कर सकते हैं. इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जो ऑक्सीजन हमने इंटेक की है
और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की है उसको हमको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। क्योंकि लंग्स की कैपेसिटी है कि वो कुछ ही एयर को अपने अंदर रख सकता है, इसलिए आफ्टर सम और कुछ ही देर तक रख सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालें, राइट। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज़ लार्ज, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर किसी एनिमल की बॉडी का साइज़ ज़्यादा है तो एयर प्रेशर इतना नहीं होता है कि जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाए, इसलिए instead respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it। इसलिए एक पिगमेंट होता है और वो पिगमेंट क्या काम करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो उस ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया है वो उन एरियाज़ तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है, उसको रिलीज़ करता है। In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आपको पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, राइट। और बेसिकली ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे ब्लड की हेल्प से ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन करता है, राइट। दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। और ये जो पिगमेंट है, जो हीमोग्लोबिन है, वो आपको पता है हमारे ब्लड में होता है, मतलब आरबीसीज में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज़ एंड हैंस इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेटेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन अवर ब्लड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है ब्लड में देन ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है ब्लड में। हैंस इट इज़ मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। इसलिए ये जनरली डिजॉल्व फॉर्म में ही इसका ट्रांसफ़र जो है वो हमारे ब्लड में होता है, राइट। इफ़ द एल्वियोलर सर्फेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सर्फेस एरिया ऑफ अवर बॉडी इज़? Consider how efficient exchange of gases become because of the large surface available for the exchange to take place। अगर हम एल्वियोलर सरफेस को स्प्रेड कर दें तो वो अराउंड 80 मीटर स्क्वायर की स्पेस को कवर करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया हो जाता है, राइट। इसका मतलब अगर हम उसको स्प्रेड आउट कर दें तो उसका जो एरिया है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ 80 मीटर स्क्वायर, विच इज़ क्वाइट अ वेरी लार्ज एरिया। इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get our toes from the lungs। Aren't you glad that you have hemoglobin? अभी हमने पढ़ा कि सिंस एयर प्रेशर उतना सफिशिएंट नहीं होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए, और इसके लिए हमको एक पिगमेंट की ज़रूरत होती है जिसका हमने नाम दिया हीमोग्लोबिन, राइट। अगर ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में नहीं होता तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारे नोज़ से हमारे टो तक, हमारे पैरों तक पहुंचने में अराउंड 3 साल का समय लग जाता, राइट। मतलब आप सोच सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र हमारी बॉडी में जो है वो बहुत मुश्किल से हो पाएगा, और वी कैन से रैदर नहीं ही हो पाएगा, राइट। दैट्स वाई to carry oxygen from one place to another it is very important, the very important role is of hemoglobin, okay। So hence our respiration process is completed here. We have seen that there are so many organs which are responsible for the respiratory system and for the respiration in our body, and how does our each and every cell to respire, take in the oxygen and breathe out the carbon dioxide, and also how we get energy from the food that we eat, right। That all the things we have seen here। Now in our next class we are going to study about the transportation, कि कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक,
और कार्बन डाइऑक्साइड बाकी ऑर्गन से हमारे हार्ट तक कैसे आती है, एल्वियोली तक कैसे आती है, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट class. Okay, so that's all for today's class. Thank you.